हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम ज्योग्राफिकल थॉट्स को सीक्वेंस से पढ़ रहे थे। उम्मीद है कि आप लोगों को ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ज्योग्राफिकल थॉट को बहुत इजी बनाने की कोशिश की है। और पिछले लेक्चर में हमने मात्रात्मक क्रांति की आलोचना को पढ़ा था। अब आज हम मात्रात्मक क्रांति के बाद नए भूगोल की नई दिशा को पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इंटर रिलेट करके बताने की कोशिश की है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब मात्रात्मक क्रांति की आलोचना होने लगी तो मात्रात्मक भूगोल के प्रमुख विद्वान डेविड हार्वे महोदय ने ही मात्रात्मक क्रांति की असफलता की घोषणा कर दी थी। अब भूगोल को नई दिशा देने के लिए अनेक विचार और नए प्रश्न भी उठे। उसके बाद भूगोल की नई दिशा के लिए कुछ उपागम एक के बाद एक क्रम से आए थे। पहला था व्यवहारिक भूगोल, दूसरा मानववादी भूगोल, और ये दोनों उपागम मानव और मानव की समस्याओं पर केंद्रित रहे। भूगोल की ये नई दिशाएं मानव जीवन के संसार के विषय पर केंद्रित थी, और जिस समय ये विचारधाराएं आई थीं वो समय न्यू क्रिटिकल रिवोल्यूशन पीरियड कहलाया, यानी नई क्रिटिकल क्रांति का काल कहलाया। और मात्रात्मक क्रांति की तरह यह क्रिटिकल क्रांति भी अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं की उपज थी। तो क्रिटिकल रिवोल्यूशन में हमने यहाँ पर दो उपागम देखे हैं जो एक के बाद एक क्रम से आए थे, और इन दोनों को हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम व्यवहारिक भूगोल यानी बिहेवियरल ज्योग्राफी को समझेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले आया था। तो व्यवहारिक भूगोल का जन्म मात्रात्मक क्रांति की प्रतिक्रिया से हुआ, और ये भूगोल में एक नई दिशा थी। अब यहाँ हम थोड़ा सा बैक जाएंगे इससे पहले की ज्योग्राफी में, और जानेंगे कि मानव व्यवहार का अध्ययन शुरू कहाँ से हुआ। मात्रात्मक क्रांति के समय में जितनी भी लोकेशन थ्योरीज आई थीं उनमें आर्थिक मानव को आधार बनाया गया था। आर्थिक मानव मीन्स जिसके सभी डिसीजंस केवल अधिक लाभ पाने के लिए होते हैं। अधिक लाभ यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इसके सारे निर्णय होते हैं आर्थिक मानव के, ऐसा माना गया था। उसके बाद समय बीतने के साथ मात्रात्मक क्रांति के भूगोलवेत्ताओं को ये अनुभूति हुई कि ऐसा मानव वास्तव में होता ही नहीं है, क्योंकि रियलिटी में जो मानव है वो तो सेटिस्फैक्शन के लिए डिसीजन लेता है, और वास्तविक मानव अपने सभी डिसीजन में संतुष्टि खोजता है। और संतुष्टि शब्द जो है उसका मानव के व्यवहार से गहरा संबंध है, और यहीं से मानव व्यवहार को जानने का मार्ग अपनाया गया जो मानव के व्यवहार से संबंधित था, और यहीं से व्यवहारिक भूगोल पर यानी बिहेवियरल ज्योग्राफी पर अध्ययन शुरू हो गया, जिसे आचरणात्मक भूगोल या आचरण भूगोल भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यवहारिक भूगोल में आर्थिक मानव की जगह वास्तविक मानव की बात कही गई, जो अपने निर्णय, अपने व्यवहार और अपनी संतुष्टि के लिए लेता है। अब भूगोल में मानव व्यवहार को समझने में बल दिया जाने लगा, जिससे भूगोल का संबंध मानव विज्ञान और समाजशास्त्र से भी हो गया। रियल में जो मानव है वो अपने आसपास की वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है, जो भी पर्यावरण में उपस्थित है या गतिशील है, और उन्हें समझने के बाद ही कुछ निर्णय लेता है। अब मानव भूगोल के सभी विषय मानव के व्यवहार द्वारा ही समझे जाने लगे, और ये जानने का प्रयास हो रहा था कि बदलती परिस्थिति में मानव कैसा व्यवहार करता है। और आचरण भूगोल के अध्ययन के कुछ विषय भी थे, जैसे स्पेशियल प्रीफरेंस यानी स्थानिक वरीयता, उसके बाद एक्शन स्पेस, स्पेशियल डिफ्यूजन और मेंटल मैप्स। व्यवहारिक भूगोल के ये चारों विषय बहुत इंटरेस्टिंग हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्थानिक वरीयता यानी स्पेशियल प्रीफरेंस क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्पेशियल मीन्स किसी क्षेत्र की बात हो रही है, किसी स्थान की, और प्रीफरेंस का मतलब किसी चीज़ को पसंद करना, चूज़ करना या चयन करना। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी क्षेत्र को चूज़ करने से रिलेटेड टॉपिक है ये स्थानिक वरीयता या स्पेशियल प्रीफरेंस। तो स्पेशियल प्रेफरेंस स्टडीज़ में हम कई क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करके किसी विशेष कार्य के लिए किसी क्षेत्र को चुनते हैं। जैसे कि कोई स्कूल खोलना चाहता है तो वो ऐसी जगह पर स्कूल खोलना चाहेगा जहाँ से अनेक नगर और गांव पास में हों, ताकि सभी विद्यार्थी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सकें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ कि जैसे ये
4 सिटी हैं और यहाँ पर स्कूल खोला गया है। तो स्कूल खोलने के लिए हमें कई क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ा होगा कि हम स्कूल कहाँ पे खोलें। जगह को चुनने के लिए क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। तो स्पेशल प्रेफरेंस स्टडीज़ यानी स्थानिक वरीयता के अध्ययन में किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्षेत्र का चुनाव करते हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार और बोध यानी कॉग्निशन से ही ऐसे अध्ययन कर सकता है और इस तरह से यह भी मानव व्यवहार से संबंधित हुआ। उसके बाद अगला विषय है एक्शन स्पेस स्टडीज़। एक्शन स्पेस स्टडीज़, एक्शन का मतलब होता है क्रियाकलाप या कार्य, स्पेस का मतलब होता है स्थान। विषय के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उस स्थान की बात हो रही है जहां मानव कार्य करता है। क्रिया स्थान यानी मानव जहां पर जिस स्थान पर कार्य करता है ऐसे स्थान की बात हो रही है। आइए अच्छे से समझते हैं कि एक्शन स्पेस क्या है। तो जो व्यक्ति होता है उसे जितने भी क्षेत्रों की जानकारी होती है वो व्यक्ति उन्हीं क्षेत्रों के दायरे में अपने सभी काम करता है। जैसे कि उसे कहाँ रहना है, कहाँ खेलना है, कहाँ खरीदारी करनी है, सभी एक्टिविटीज़ उन्हीं क्षेत्रों में करता है जो उसे ज्ञात है, जिन क्षेत्रों की उसे जानकारी है। ऐसे क्षेत्रों को ही एक्शन स्पेस कहते हैं और एक्टिविटी स्पेस भी कहते हैं। एक्टिविटी स्पेस स्टडी में हम नगरों, जनजातीय समूह का कार्य क्षेत्र ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए, ये स्कूल है और यहाँ पर हम हॉस्पिटल बना देते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल है तो स्कूल और हॉस्पिटल का जो क्षेत्र है यहाँ पे डॉक्टर इस नगर से है, पेशेंट इस नगर से है। स्कूल में देख लें तो स्टूडेंट्स सारे नगरों में से आ रहे हैं, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, 5 नगरों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और टीचर यहाँ से भी है, टीचर यहाँ से भी है, टीचर यहाँ से भी है। क्योंकि ये नगर आसपास हैं, यहाँ एक समाज की दूसरे समाज के प्रति अंतर्निर्भरता दिख रही है। तो इन जन समूहों में इंटर रिलेशन अर्थात अंतर संबंध बना हुआ है। एक प्रकार से आदान प्रदान भी हो रहा है, ज्ञान का, सेवाओं का, विचारों का, और ऐसे ही निर्माण होता है स्थानिक संगठन का। स्थानिक संगठन यानी स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन का। स्थानिक संगठन का मतलब ही है मानव समाज का स्थानिक संगठन। अनेक जन समूहों, नगरों, व्यक्तियों के एक्शन स्पेस तो यही है जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर मनुष्य काम करता है, जहाँ पर मनुष्य के कार्य करने का स्थान होता है, वो एक्शन स्पेस होता है। हमने देखा कि अनेक जनसमूहों, नगरों के व्यक्तियों के एक्शन स्पेस में ही एक संगठन बन गया है। यही होता है स्थानिक संगठन यानी स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी स्थानिक संगठन को समझा। अब स्थानिक संगठन में से ही एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है स्पेशियल डिफ्यूजन का यानी स्थानिक विसरण का। तो आइए समझते हैं कि स्पेशियल डिफ्यूजन क्या है, स्थानिक विसरण क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विसरण की बात हो रही है, यानी किसी चीज़ के विस्तार या फैलाव से संबंधित बात है। स्थानिक विसरण के अध्ययन में हम मनुष्य के आचार, उसकी संस्कृति, ज्ञान और विचारों के स्थानिक विस्तार या फैलाव का अध्ययन करते हैं। जैसे हमने यहाँ चित्र में देखा कि किस तरह से ज्ञान, आचार, व्यवहार, संस्कृति, सेवा और विचारों का प्रसार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो विचारों, ज्ञान और सेवाओं का जो प्रसार हो रहा है यही स्थानिक विसरण है। विचारों, संस्कृति और सेवाओं का प्रसार ही, फैलाव ही स्थानिक विसरण है, स्पेशियल डिफ्यूजन है। तो हमने एक्शन स्पेस को पढ़ते हुए, इससे इंटर रिलेट करते हुए हमने स्थानिक संगठन को समझा जो कि एक्शन स्पेस से गहराई से संबंधित था। फिर हमने स्पेशियल डिफ्यूजन अर्थात स्थानिक विसरण को समझा जो कि स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में से ही निकल कर आया था। हमने सबको इंटर रिलेट करके समझा। अब यदि हम एक्शन स्पेस तो हमारा यही था। अब यदि हम एक्शन स्पेस यानी क्रिया स्थान में बने स्थानिक संगठन और एक्शन स्पेस में ही हो रहे स्पेशियल डिफ्यूजन यानी कि संस्कृतियों, विचारों और ज्ञान का जो प्रसार और फैलाव हो रहा है, वो एक्शन स्पेस में बने स्थानिक संगठन और स्पेशियल डिफ्यूजन को अगर हम एनालाइज करें
तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है स्पेशियल एनालिसिस का। स्पेशियल एनालिसिस अर्थात स्थानिक विश्लेषण का कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया। स्पेशियल एनालिसिस में एक्शन स्पेस में हो रहे सारे प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है। हमने एक्शन स्पेस से 3 कॉन्सेप्ट हमने इंटर रिलेट करके बताया। पहला था स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा स्पेशियल डिफ्यूजन यानी स्थानिक विसरण, और तीसरा स्पेशियल एनालिसिस यानी स्थानिक विश्लेषण। इन तीनों कॉन्सेप्ट को, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जल्द ही। अभी यहाँ पर शॉर्ट में बताना मुझे ज़रूरी लगा। तो अभी हम सबसे पहले बिहेवियरल ज्योग्राफी के अप्रोच को समझकर कंप्लीट करेंगे। अब व्यावहारिक भूगोल का आखिरी विषय जो बचा है वो है मेंटल मैप्स यानी मानसिक मानचित्र। तो व्यावहारिक भूगोल में मेंटल मैप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आइए समझते हैं कि क्या है मेंटल मैप्स। तो हर मनुष्य अपने माइंड में किसी भी वस्तु या विषय को लेकर एक इमेज बना लेता है, यही मानसिक मानचित्रण है। मनुष्य अपने मानसिक मानचित्रण के द्वारा ही अपने सभी कार्य करता है और निर्णय ले पाता है। इस तरह से व्यक्ति का हर डिसीजन उसके व्यवहार, उसके विचार और बोध यानी कॉग्निशन के द्वारा होना पाया गया। इसलिए मानसिक मानचित्र का व्यावहारिक भूगोल में केंद्रीय महत्व है। इस दिशा में पहला प्रयास पीटर गोल्ड महोदय का था और कार्ल सावर महोदय, J.K. राइट महोदय, G.F. वाइट, विलियम किर्क महोदय का भी इसमें योगदान शामिल है। और जूलियन वोलपार्ट महोदय ने व्यावहारिक भूगोल को प्रचारित किया। व्यावहारिक भूगोल का भूगोल में मेन कंट्रीब्यूशन ये रहा कि पहला तो प्रकृति पर ज़्यादा विचार होना शुरू हो गया, दूसरा ये कि भूगोल को मानव केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया और मानव की भूगोल में बड़ी भूमिका बन गई। व्यावहारिक भूगोल की कुछ पक्षों में आलोचना भी हुई, जैसे कि कुछ विद्वानों ने कहा कि व्यावहारिक भूगोल एक दृष्टिकोण है, भूगोल का कोई चिंतन फलक नहीं है। आलोचना के बावजूद भी इस उपागम का महत्वपूर्ण योगदान रहा ज्योग्राफी में। तो आज हमने मात्रात्मक क्रांति के बाद के न्यू क्रिटिकल क्रांति के काल में आए 2 उपागमों में से पहला उपागम व्यावहारिक भूगोल आज डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक उपागम और बचा है। अब नेक्स्ट है मानववादी भूगोल यानी ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ वीडियो में केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हूँ और इन्हें आपको डिटेल में पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपको किसी किताब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप बुक के लिए डॉक्टर BC जाट सर की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है ये। और आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।